अब देखिए आप, म्यू स्नेल लॉ से क्या होता है, स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो साइन आई का वैल्यू आप कौन से ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, इस वाले से, और साइन आर का इस वाले से। तो निकालो साइन आई का मान, साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, त्रिभुज लिख देती हूँ, चलो त्रिभुज ए P1 P2 से, और ये त्रिभुज निकालना है ए त्रिभुज P1 B P2 से। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों से निकालना है। तो म्यू इक्वल्स टू, इस वाले त्रिभुज से साइन का वैल्यू कितना आएगा, लंब बटे कर्ण, तो कितना आ जाएगा P1A अपॉन P1 P2। ठीक है, P1A अपॉन P1 P2। इस वाले त्रिभुज में लंब बटे कर्ण कितना आ जाएगा, P1B अपॉन P1 P2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, P1A अपॉन P2B। क्या P1 अच्छा, चलो P1B। ठीक है, अब यहां से देखिए P1A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू P1B। ठीक है, मध्य वो निकालिए, जैसे यहां से P1A चाहिए ना हमें पथांतर में, एक सेकेंड, P2A क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, P1A ही आएगा, है ना। माध्यम में एक्स्ट्रा पद कितना है, P1A ही तो है, ऊपर विरल माध्यम में P1A आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो P1A का वैल्यू कितना हो गया, म्यू इंटू P1B। ठीक है, अब ये मान हम यहाँ रख सकते हैं, इसमें भी म्यू आ जाएगा, तो म्यू म्यू दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये मान समीकरण दोनों रख दीजिए इसको, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर। दो से 1 में मान रखने पर पथांतर कितना आ रहा था, माध्यम में पद था P1 C1 और C1 P2, और यहाँ पर विरल माध्यम में कितना था P1A, तो उस P1A की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू P1B। ठीक है, P1A, अब म्यू कॉमन ले लीजिए सब में से, ये हो जाएगा P1 C1 प्लस C1 P2 माइनस P1B। P1B क्या है, ओके हाँ, लिख लिया ना, ये समीकरण नंबर 3 रख दीजिए इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पर आयाम विभाजन हुआ, आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, तो बराबर बराबर हम आयाम की होंगी दोनों किरणें, यहाँ पर विभाजन से, तो इस तरीके से बनाइए। हाँ, वो थोड़ा अब ये थीटा कोण पर है ना, उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा ये, चलो ऐसे बना देती हूँ, दूर हट गई, खुश। बराबर बने ना, ये दोनों किरणें बराबर बननी चाहिए, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो ये मान लीजिए F पॉइंट है ना, और ये है आपका कोई C पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये जो C1 P2 किरण है,
सुन लीजिए एक बार, C1P2 किरण है, C1P2 किसके बराबर होगा? C1F के बराबर होगा कि नहीं? C1P2 किसके बराबर होगा? C1F के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो ये थीटा प्लस आर है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा प्लस आर। ठीक है, इस तरीके से। तो C1P2 किसके बराबर हो गया? C1F के बराबर। C1P2 किसके बराबर है? C1F के। तो ऐसे मानिए कि मतलब जैसे ये यहाँ पर आयाम विभाजन होगा, जितना दोनों का आयाम विभाजन समान समान होता है, आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन। ठीक है, तो ये दोनों बराबर बराबर ही होंगी, समझ रहे हैं? आंशिक परावर्तन हुआ, आंशिक अपवर्तन, उससे ये एक ही किरण दो में बढ़ती है तो बराबर बराबर में ही तो बटेगी। सेम यहाँ पर था, एक से दो में बराबर बराबर, ये और ये बराबर बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये थीटा प्लस आर के बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि P1, ये P2 पॉइंट है ना, तो C1P2 किसके बराबर है? यहाँ से लिख लीजिए, C1P2 किसके बराबर है? C1F के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप C1P2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? C1F लिख सकते हैं कि नहीं? C1F लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, म्यू P1C1 प्लस C1F माइनस P1B। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर P1C1 प्लस C1F माइनस P1B, बताइए कितना आएगा? P1C1 प्लस C1F, टोटल ये वाली लाइन हो गई, माइनस P1B, तो कितना बचा? BF बचा कि नहीं? ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू BF। दोबारा सुन लो, मैंने क्या किया है कि ये आयाम विभाजन हुआ, दोनों समान किरणें होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो C1P2 किसके बराबर हो गया? C1F के बराबर। तो यहाँ पर जो C1P2 आ रहा था उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? C1F लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद P1C1 प्लस C1F माइनस P1B, कितना बचा? BF। ठीक है, वही BF लिखा है, यहाँ पर लिख लीजिए चित्र से। पहली बार देख रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, नहीं आप इसको ऐसे तो मत करो। थीटा प्लस आर इस तरीके से उसी माध्यम में जाएगी, परावर्तन हो रहा है तो बराबर नहीं होते आई और आर। CF C1, हाँ मुझे समझ गई इस कोण की। अब इसी माध्यम में, अब इस चीज को दोबारा बताऊं, जैसे देखो इस माध्यम में कोई किरण आती है, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तुम अवलंब बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये इसी माध्यम में क्या होगी, अब इस पॉइंट पर ये आपकी आपतित किरण हो गई, इस पॉइंट पर ये आपतित किरण हो जाती है। अब यहाँ पर ये परावर्तन और ये अपवर्तन, तो ये आपतित किरण हो गई ना इस माध्यम के लिए, और उसका एंगल कितना है? आर तो एंगल है, लेकिन वो इस माध्यम के लिए तो आपतन है, और उसी माध्यम में इसका परावर्तन, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं कि नहीं? वहां पर भी तो आपने आर लिखा था, तो जब ये थीटा प्लस आर है तो ये भी तो थीटा प्लस आर होगा। समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सीधी नहीं है, उल्टी नहीं है, ये अजीब क्वेश्चन करता है वैसे। Cl से
एल तो कहीं मैंने बनाया ही नहीं है। C1 से लगभग बराबर होगी, इस तरीके से ले लिया है। अब देखो हमें क्या मान निकालना है, सिर्फ BF का मान निकालना है। टाइम है अभी, चलो थोड़ा सा ही रह गया, बस एक स्टेप और। BF का मान निकालना है, उसके लिए आप ट्रायंगल देख लो कौन सा ले सकते हैं BF का मान निकालने के लिए। मैं जहां पर डॉट बड़ी लाइन बना रही हूं वहां देख लो, ये लाइन, ये लाइन और ये वाली, ठीक है। चाहिए क्या हमें, BF चाहिए। तो BF चाहिए, इसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए ये वाला आपने लंब डाला था यहाँ से, ठीक है, लंबी तो डाला था, तो ये एंगल भी 90 का, तो ये 90 का है और ये थीटा प्लस आर है। तो आप यहाँ से कॉस थीटा प्लस आर निकालेंगे तो कितना आएगा, त्रिभुज P2BF से, P2BF से कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस आर। कॉस थीटा प्लस आर कितना आ जाएगा, B2F से डायरेक्ट लिख दे। आधार बटे क्या होता है, कर्ण, तो आधार के कितना हो जाएगा इसमें, आधार बटे ये T ले लेते हैं तो ये भी T हो जाएगा। P2F और BF, आधार BF हो गया और P2BF क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आपका लंब है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखो, यदि मैं ऐसा मान लूं कि इस स्थिति पर जो फिल्म की मोटाई है वो T है, ठीक है, वैसे तो अलग अलग स्थिति पर अलग अलग होगी, इस स्थिति पर T है तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, P2F को 2T, और यहाँ से BF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2T cos थीटा प्लस आर, ठीक है। ये मान पथांतर में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर पथांतर कितना हो जाएगा, म्यू PF का मान रख दो 2T cos थीटा प्लस आर, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, देखो वहां पर पथांतर कितना आ रहा था, 2 म्यू T cos आर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल थीटा कोण पर झुकी हुई है तो cos थीटा प्लस आर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। 2 म्यू T cos आर आ रहा था वहां पे, यहाँ पर फिल्म जो है थीटा कोण पर झुकी हुई है तो 2 म्यू T cos थीटा प्लस आर आ जाएगा। अब बताइए इसमें स्टोक का प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा, परावर्तित में तो लगता है ना, क्योंकि एक तो सीधे सघन माध्यम से परावर्तित हुई है और एक विरल माध्यम से होकर आई है, तो λ/2 का अतिरिक्त पथांतर आएगा, परावर्तित में वहां पर भी आया था। स्टोक के प्रमेय से स्टोक के प्रमेय से एक किरण आपकी सघन माध्यम से परावर्तित हुई है, परावर्तित ये वाली किरण, और ये विरल माध्यम से होकर गई है, तो λ/2 का अतिरिक्त पथांतर आ जाता है, तो Δ1 प्रभावी पथांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा माइनस λ/2। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 2 म्यू T cos थीटा प्लस आर माइनस λ/2।
अब देखो यहाँ पर जो फनाकार फिल्म में हमने प्रकाश स्रोत लिया था वो ऐसा लिया था कि आपतन कोण आई पर प्रकाश किरण आपतित हो रही थी, ठीक है, आपतन कोण आई पर। तो यदि हम, क्योंकि हमने प्रकाश स्रोत थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से लिया, यदि हमारी प्रकाश किरण इस पर अभिलंबवत ही आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, तो आई और आर क्या हो जाएंगे आपके, शून्य हो जाएंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, यदि प्रकाश किरण फिल्म पर अभिलंबवत आपतित होती है, फिल्म पर अभिलंबवत आपतित होती है, ठीक है। तो अभिलंबवत आपतित होगी तो आई या फिर आपका आर वो सभी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ से डेल्टा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर जो है उसको सिर्फ थीटा बचेगा, ठीक है, माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इसमें आपको परावर्तित के लिए नहीं निकालना है, सिर्फ वो सॉरी पारगमित के लिए नहीं निकालना है, परावर्तित के लिए निकाल लो, क्योंकि पारगमित में आपको पता है कि व्यतिक्रम प्रारूप बहुत ही अस्पष्ट मिलता है, निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परावर्तित वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वही लिखना है आपको, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी के लिए तो क्या करना होगा, इसको एन लैम्डा के बराबर रखना है, विनाशी के लिए लैम्डा बाई 2 के विषम गुणज के बराबर। लिख लो, चलो टाइम है। संपोषी व्यतिकरण पथांतर क्या हो जाएगा, लैम्डा के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो सेम 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर इक्वल्स टू, थीटा ही लिख दूं यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ से 2 म्यू टी कॉस थीटा कितना आ जाएगा, एन प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज ले लेंगे, और ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से क्या आएगा, वही n प्लस 1 लैम्डा आएगा, और n प्लस 1 लैम्डा का मतलब भी क्या होता है, लैम्डा का पूर्ण गुणज। इसको इधर ले जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू n प्लस 1 लैम्डा और इसको n लैम्डा। तो ये लिख लेना, संपोषी व्यतिकरण में इस प्रतिबंध के लिए कैसी फ्रिंज मिलेगी, दीप्त फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, दीप्त फ्रिंज। दीप्त और प्रदीप्त, दीप्त और प्रदीप्त दोनों का मतलब सेम ही होता है, दीप्त और प्रदीप्त या चमकीली, ठीक है। और यहाँ पर अदीप्त या काली ऐसा लिख सकते हैं। और अभिलंबवत आपतित नहीं होता है तो यहाँ पर सीधा आप cos थीटा प्लस आर cos थीटा प्लस आर आ जाएगा सब में, ठीक है। अब कल निकालेंगे फ्रिंज अंतराल। इस प्रकार फनाकाल फिल्म के अंदर एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंज व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। म्यू अपवर्तनांक है इस फिल्म का, फिल्म में एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त
फ्रिंजों का व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। अब इन फ्रिंजों के बीच का अंतराल कितने कितने अंतराल पर होते हैं वो निकालेंगे। ठीक है, फ्रिंज अंतराल आप पहले भी निकाल चुके हैं क्या? निकाला है फ्रिंज अंतराल, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में निकाला था क्या? 2 क्रमागत चमकीली और 2 क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच अंतराल कितना आया था? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, सभी के लिए सेम रहता है। इसी तरीके से इसमें निकालेंगे। अभी इसकी अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। तो फिल्म में एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंज, अब इनकी फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है आपको। ठीक है, वो कल बता देंगे। एकांतर क्रम में क्यों मिलती है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिया है, n के विषम गुणज लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके वो गुणज। तो एक बार काली एक नंबर के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए दीप्त, फिर काली, फिर दीप्त।